इसका नहीं आया, ये नहीं बना। तो बहुत सारा क्वेश्चन करवाया गया था, क्यों नहीं बना, ट्राई कीजिए। बाकी लोगों कितना आंसर आया इसका? इसका आंसर हाँ 20 ओम, और इसका कितना? 3.33। बाकी लोग एक मिनट और ट्राई कीजिए। देखिए ये है, आपको ये दोनों किस में दिख रहा है? पैरेलल में। तो पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 1/4 प्लस 1/2। तो अगर हम लोग बात करें तो 1/r टोटल, नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा ऊपर में, यानी कि r टोटल यहाँ से अगर जो आया वो कितना आया 4/3। यानी कि अब ये जो सर्किट है, ये सर्किट हमारा कैसा बन गया, सीधा हो गया सब। ये कितना हो गया आपका 4/3, ये कितना है एक, और एक क्या हो गया एक, तो 2 प्लस 4/3 यानी कि 3.33 ओम। लिख लीजिए, का नहीं बना। ये तो काफ़ी आसान है। कौन? ये दोनों तो पैरेलल ही है ना। ये तो सब सीरीज में है। हाँ सीरीज में ऐसे हाथ अगर बोले थे ना ट्रिक, ऐसे अगर हाथ जुड़ा हुआ है, ये हाथ यहाँ पे हाथ है, एक जैसे जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, तो सीरीज में, तो तीनों सीरीज में हुआ ना। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए जो लास्ट क्लास जो किए थे, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो क्या काम करता है, हाथ करके बताइएगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या होता है? फ्यूज, हाँ मतलब हाई करंट से, हाई करंट या हाई वोल्टेज या दोनों से? हाई करंट, हाई वोल्टेज या बोथ? फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कम होता है? ज़्यादा वाला कौन कौन है? रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होता है या कम होता है? रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि कोई फ़ैन चल रहा है, फैन चल रहा है और उसको हम टच करते हैं तो गर्म क्यों होता है? उसके पीछे कौन सा सिद्धांत जो है वो काम करता है? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर गुने टी। हाँ ठीक है, चलिए अगर मान के चलें कि एक लास्ट क्वेश्चन बताइएगा। अगर मान के चलें कि आपका जो घर है उसमें एक बल्ब लगा हुआ है जो कि 20 वाट का है, और एक जो है वो फैन है, ये 80 वाट का है, और ये जो है आपके यहाँ 10 घंटा तक जो है वो जल रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट उठेगा? एक दिन में कितना जो यूनिट है वो उठेगा? ठीक है, कितना?
एक यूनिट यानी कि 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितना जूल होता है? चलिए हेडिंग दीजिएगा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का कौन कौन इस बार एग्जाम दे पाएंगे? जो एग्जामिनेशन होने वाला है 26 जुलाई को, हाथ खड़ा कीजिएगा। आप लोग एग्जाम नहीं दे पाइएगा क्या? बीपीएससी का और किस चीज़ का? आप लोग नहीं दे पाइएगा? आप लोग कोई नहीं, आप लोग दोनों नहीं दे पाइएगा। अच्छा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव लिखेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट बहुत आराम आराम समझना है। और लिखेंगे कि विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है, ठीक है। खर्च हुई स्रोत की इस ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने में तथा ऊर्जा का शेष भाग ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है। ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है। लिखेंगे कि ताप बढ़ने की इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ताप बढ़ने की इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। लिखेंगे, when any electric equipment runs on electricity then energy required all the time this energy is distributed for useful and non-useful work. This energy is distributed for useful and non-useful work. नॉन यूजफुल वर्क के बाद में ब्रैकेट लिखेंगे, कि एनर्जी डिस्ट्रॉयड इन हीट लिखेंगे, दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट this effect of electricity due to which energy is destroyed in heat called heating effect. फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला है आपको लिखने के लिए है
हीटिंग इफेक्ट वाला जो हीट है इज इक्वल टू आई स्क्वायर गुने आर गुने टी। लिखेंगे इस फॉर्मूला को, जहां लिखेंगे यहाँ H उत्पन्न ऊष्मा है, यहाँ H उत्पन्न ऊष्मा है, H इज हीट प्रोड्यूस्ड, H इज हीट प्रोड्यूस्ड, I बहने वाली धारा, फ्लोइंग करेंट, I इज फ्लोइंग करेंट, R प्रतिरोध, R जो है रेजिस्टेंस है, R क्या है तो रेजिस्टेंस है, एंड T जो है धारा बहने का समय, द टाइम इन विच करेंट ट्रेवल, धारा बहने का समय, कितना टाइम तक जो धारा है वो बहा है वो है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि जूल का तापन नियम क्या है। जूल का तापन नियम क्या है तो जो डिस्कस किए हैं यही है। लिखेंगे हिंदी में, ऊपर लिखी गई ऊपर लिखी गई नियम जूल का तापन नियम कहलाता है। लिखेंगे above discussed concept is rule of जूल। अब जो जूल का जो तापन नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी ध्यान सुनना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, बस आपको क्वेश्चन बन जाएगा। जूल का जो तापन नियम है वो क्या है तो जो धारा है, जो विद्युत धारा है या जो करंट है, उसका क्या होता है तो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है तो प्रतिरोध का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है तो प्रतिरोध का, यानी कि किसका तो रेजिस्टेंस का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है तो समय का। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो काम हो जाएगा, समय का। तो यही है जो जूल का तापन नियम। इसमें कुछ ही कोई दिक्कत है? वहाँ पे याद नहीं आता है कि भाई जूल का तापन नियम क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे। जूल का तापन नियम क्या है तो यही है कि कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट अगर गर्म हो रहा है तो वो जो गर्म होने का जो मात्रा है वो किस पे डिपेंड करेगा, तीन चीज़ पे। बहती हुई धारा के स्क्वायर का, उसके अंदर जो मौजूद रेजिस्टेंस है उसका, और कितना समय तक जो रेजिस्टेंस है वो बहा है उसका। ठीक है, ये क्या हो गया आपका जूल का तापन नियम। ठीक है, अब एक हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब। अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज किसने किए थे? थॉमस अल्वा एडिसन किए थे। आपका कॉपी में PW लिखा हुआ है, कॉपी भी बेचता है क्या कोचिंग है? और क्यों उस पर PW लिखा हुआ है? ओह ठीक है, लिखेंगे विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब का
आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। लिखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज डिस्कवर्ड बाई थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो बल्ब है, अब उसके ऊपर बहुत सारा कहानी है। क्या कहानी है? बल्ब का जो खोज हुआ था, ताड़ी पी के आते हैं सुबह सुबह, आराम आराम से बोलिए, ऐसे हम डर जाते हैं ना, इतना तेज बोलने की क्या जरूरत है, पास में ही हम लोग। क्या कहानी है? बल्ब है ये, ठीक है ना। अगर बात किया जाए कि कहा गया था कि वो बल्ब बनाते समय 999 बार फेल किए थे, हाँ, और हजारों बार जो है वो बल्ब बनाए थे। कहीं कहीं बात लिखा हुआ रहता है कि 10,000 बार कोशिश किए थे, 10,000वां बार बना था, ठीक है। बट ये तो बात सही है कि बहुत बार कोशिश किए होंगे। इसके बाद क्या हुआ था, तो बल्ब जो है 1000 टाइम्स प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो बल्ब जो है बना पाए थे, ठीक है। तो कहा जाता है कि वो बाद में बोले कि हम 999 टाइम्स हम फेल नहीं किए हैं, हम 999 ऐसा नियम जाने हैं जिससे कि बल्ब नहीं बनता है। तो अपना अपना जो है सोचने का तरीका है, उससे हम लोग कुछ लेने देना नहीं है। इस बल्ब के अंदर में क्या होता है, एक तंतु होता है। क्या होता है? जंतु नहीं, फिलामेंट। बाप रे, फिलामेंट। क्या होता है इसके अंदर? फिलामेंट। और एक इससे बना हुआ होता है तो टंग, हाँ, प्लास्टिक से, टंगस्टन से। किससे बना हुआ होता है? टंगस्टन से। अब टंगस्टन से ही क्यों बना हुआ होता है इसका? अभी हम लोग क्या पढ़े हैं थोड़ा देर पहले? हीटिंग इफेक्ट पढ़े हैं। मान के चलेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि आप लोग तो रील तो नहीं ही देखते होंगे, बट अगर देखे होंगे कभी ज़िंदगी में एक दो बार, तो अगर दो वायर को उठा करके, ठीक है ना, एक जो ब्लेड होता है ना, ब्लेड, ब्लेड क्या, ब्लेड का काम क्या होता है? दाढ़ी वाढ़ी नहीं जमा अभी तक, दाढ़ी भी बनता है इससे। एक टोपाज का ब्लेड है, इसके दोनों साइड में क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ, तार को बांध करके पानी में डालते हैं तो वाटर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो ऑब्वियस ये बात है कि गर्म क्यों होता होगा, क्योंकि ये जो बीच में क्या डाला हुआ है आपका ब्लेड, ये क्या होता है, तो गर्म होता है। और गर्म कैसे होता है, हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े, I² गुने R गुने T के कारण से होता है। बल्ब है और बल्ब को जलने के लिए है, तो बल्ब को हम लोग कौन सा एनर्जी देंगे यहाँ पे, तो हीट एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे। क्या देंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे। ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उससे ये जो है ये क्या होगा, तो हीट होगा। ये क्या होगा? हीट होगा। हीट होने के बाद कोई भी चीज़ अगर गर्म होता है तो उसमें अपने आप क्या आ जाता है, तो प्रकाश आ जाता है। जो कोयला गर्म है तो लाल लाल दिखता है ना, मतलब क्या होता है, वो प्रकाश वहाँ पे आ जाता है। तो इसी हीटिंग इफेक्ट से हमारा ये जो तंतु है, ये जो फिलामेंट है, इस बल्ब को क्या कर देता है, तो ग्लो कर देता है। क्या कर देता है? ग्लो कर देता है। मान के चलें कि यहाँ पे अगर हम लोग तंतु जो कि टंगस्टन से बना हुआ है, इसके अलावा हम लोग कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन हम टंगस्टन को ही यूज इसलिए करते हैं क्योंकि टंगस्टन जो है इसका गलनांक, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है, तो 3880 डिग्री सेल्सियस भी गर्म होगा तो ये पिघलेगा नहीं। गर्म होगा बट पिघलेगा नहीं। पिघल ही जाएगा तो फिर क्या होगा, मान के चलें ये पिघल जाएगा तो फिर इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा सर्किट में, बल्ब कभी जलेगा ही नहीं। तो इस चीज़ को लिखेंगे फिगर बना करके। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टू मेकिंग द फिलामेंट ऑफ बल्ब, to make the filament of bulb we use tungsten because its melting point is 3380 degree Celsius.
ठीक है, हो गया। बल्ब जो है उसके अंदर में कुछ गैस भी भरा हुआ रहता है। क्या क्या हुआ? हाँ हाँ, तो नहीं गैस भरे हैं उसमें, क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं क्या होता है। लिखेंगे कि क्या लिखें यहाँ पे आप? इंग्लिश में लिखें क्या? इंग्लिश में क्या हुआ? बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, दैट इज 3380 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 3380 डिग्री सेल्सियस। बल्ब का बल्ब में लिखेंगे, बल्ब में तंतु टंगस्टन के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्योंकि इसका गलनांक कितना होता है? तो 3380 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि इसके अंदर में कुछ गैस भरा हुआ होता है, तो गैस दो तरह का होता है। एक होता है वैसा गैस जो कि किसी चीज़ों से रिएक्शन कर जाए आपस में, एक होता है कि नॉन रिएक्टिव, एक जो है नॉन रिएक्टिव। ध्यान से सुनना है, सब क्वेश्चन बनेगा। इसके अंदर जो गैस भरा हुआ रहता है वो कैसा रहता है? तो नॉन रिएक्टिव। तो लिखेंगे कि बल्ब के अंदर अक्रिय यानी कि नॉन रिएक्टिव, इनसाइड द बल्ब नॉन रिएक्टिव गैस इज फिल्ड। बल्ब के अंदर अक्रिय गैस भरा होता है। बल्ब के अंदर क्या भरा होता है? अक्रिय गैस भरा हुआ होता है। इनसाइड द बल्ब नॉन रिएक्टिव गैस इज फिल्ड। बल्ब के अंदर अक्रिय गैस भरा हुआ रहता है। कौन कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? ठीक है, तो नाइट्रोजन और आर्गन। कौन सा? नाइट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और आर्गन, नाइट्रोजन और आर्गन जो है वो भरा हुआ रहता है। लिखेंगे कि बल्ब के अंदर जो गैस भरी हुई रहती है वह नाइट्रोजन और आर्गन होती है। गैस क्यों भरा जाता है? अब क्वेश्चन आता है कि गैस जो है क्यों भरा हुआ होता है। ये जो तंतु है, ये जो फिलामेंट है, ये जल्दी गले नहीं, इसका लाइफ जो हो वो लंबा हो, जल्दी खराब ना हो, जल्दी टूटे नहीं। तो लिखेंगे कि भरा हुआ होता है जिससे उसके तंतु के आयु में वृद्धि हो जाती है, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। लिखेंगे कि ड्यू टू दिस गैस लाइफ स्पैन ऑफ फिलामेंट इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। लाइफ स्पैन ऑफ फिलामेंट इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, जिससे उसके तंतु के आयु में वृद्धि हो जाती है। सिग्निफिकेंटली, इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अब लिखना है इसमें तंतु द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग, तंतु द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। तंतु द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु इसका एक अल्प भाग ब्रैकेट में लिखेंगे 5 से 10% प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। परंतु इसका अल्प भाग प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। ध्यान देना है, इंग्लिश में लिखवाएंगे हम कि ये जो तंतु है, तंतु को हम लोग क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो 90 से लेकर के 95% जो भाग होता है वो कहाँ चला जाता है? तो तंतु को उठा कर पटक देंगे, बस 4 हो जाएगा तुरंत। जब नहीं पता है तो कुछ नहीं बोलना है। उसको हीट करने में, किसके करने में? ऊष्मा,
यानी कि उसको गर्म करने में, किस में करने में, गर्म करने में। अब पहले का अगर जो बल्ब जो है वो हम लोग छूते थे तो क्या होता था, तो वो बहुत गर्म होता था, हम लोग बल्ब को खोल नहीं पाते थे, रुमाल लगा करके लोग खोलता था पहले वाला जो पीला वाला बल्ब था। तो 90 से 95% किस में एनर्जी खत्म हो गया। लेकिन भाई उससे तो हम लोग को रोटी सेकना नहीं था, वो गर्म तो फालतू ही हो रहा है ना। तो मैक्सिमम जो एनर्जी आया, आधा 90-95% भाग किस में चला गया, तो गर्म करने में ही। मात्र 5 से 10% जो भाग है, 5% to 10% जो है, ये किस में चला गया, तो उसी से हम लोगों को लाइट मिलता था और उसी से हम लोग बैठ करके जो है टीवी देखते थे। ये तो नहीं बोलेंगे ना पढ़ते थे, पढ़ते तो थे ही नहीं, टीवी देखते। ठीक है, समझ में आया बात। अब लिखेंगे इंग्लिश में कि द एनर्जी गिवन टू फिलामेंट the energy given to filament goes in heat energy, ब्रैकेट में लिखेंगे 90 to 95% एंड लाइट एनर्जी 5 to 10%, एंड लाइट एनर्जी 5 to 10%, एंड लाइट एनर्जी 5 to 10%, एंड लाइट एनर्जी 5 to 10%। ठीक है, हो गया। अब बल्ब से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम पूरा का पूरा फिर से डिस्कस समराइज कर रहे हैं। ये लिख लिए, हो गया, मुंह में आवाज़ है, बोलना है, हुआ ठीक है। अगर ये बल्ब का जो पूरा जो कहानी है इलेक्ट्रिक बल्ब का, ये कहानी बस ये है कि ये जो है इसमें एक टंगस्टन नाम का तंतु होता है, और इसलिए यह तंतु होता है क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, तो 3380 डिग्री सेल्सियस। दूसरा पॉइंट हमको जो ध्यान में रखना है कि इसमें अक्रिय गैस यानी कि नॉन रिएक्शन वाला जो गैस है वो भरा हुआ होता है, जिसका नाम क्या है, तो नाइट्रोजन, और क्या नाम है, आर्गन। क्यों रहता है, इसलिए रहता है कि जो टंगस्टन का जो लाइफ स्पैन है, जो जीवन है, वो क्या हो जाए, तो बढ़ जाए, एक्सपेंड कर जाए। इसके बाद हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं इसमें कि ये जो पूरा जो बल्ब है तो इसको हम लोग एक एनर्जी देते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो बल्ब का एनर्जी दो जगह वेस्ट हो जाता है, एक बल्ब को टंगस्टन को हीट करने में, और दूसरा क्या है, तो प्रकाश देने में। हम लोगों को बल्ब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% भाग ही जो है वो कहाँ हम लोगों को मिलता है, तो प्रकाश के फॉर्म में मिलता है। बाकी जो है 90 से 95% वेस्ट हो जाता है, किस में चला जाता है, तो हीट में जो है वो चला जाता है। ये बस इतना था आपका जो है बल्ब के बारे में। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, यहाँ हेडिंग देंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। नहीं, जब कुछ भी पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद तो ज़्यादा पढ़ना होता है। कोई टॉपिक पढ़ें आप तो ऐसे करके शॉर्ट नोट्स जो है ऐसे ही बनता है, 3-4-5 पॉइंट जो है लिख लिए कि जब एग्जामिनेशन आए तो आपको पूरा का पूरा कहानी से देखने से अच्छा है कि आप क्या कर लें, इससे जो है पढ़ लें। माने कि शॉर्ट नोट्स बनाए और हो सकता है कि 2 साल के बाद हम ही भूल गए कि यार प्रकाश क्या लिखा हुआ था, तो मेरे पास क्या रहेगा, तो नोट्स भी है, नोट्स से हम लोग देख लेंगे। यही तरीका है। आगे लिखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, खत्म हो गया, देख लिए हम लोग। अब क्या देखेंगे हम लोग, चुंबकीय प्रभाव। लिखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिखेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, लिखेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज 1820 में
कोपेनहेगन निवासी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने की थी। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने की थी। ठीक है, हाँ कोपेनहेगन निवासी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने की थी। लिखेंगे दिस इफेक्ट वाज invented by Hans Christian Ørsted from Copenhagen। हैंस क्रिश्चियन ईसाई को बोलते हैं क्रिश्चियन, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड फ्रॉम कोपेनहेगन। कोपेन हो गया। अब इसको तो ऐसे समझना है, तो पहले हम लोग हिंदी में आप अच्छे से लिखिए पूरा ये जो चुंबकीय प्रभाव है क्या है, फिर हम लोग इंग्लिश में लिखवाएंगे। लिखेंगे किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ पे साउथ बिहार से कौन कौन है? साउथ बिहार मतलब दक्षिण बिहार, गंगा नदी से नीचे वाला पार्ट में कौन कौन है? ऊपर वाला भाग में आप लोग गंगा नदी के में रहते हैं क्या? मछली हैं। साउथ बिहार से कौन कौन है भाई? और नॉर्थ बिहार से कौन कौन? कहाँ से हैं जी आप? साउथ बिहार में कहाँ को जिला? अच्छा पटना। आप लोग तो साउथ बिहार में ना रहा है। आप लोग तीनों आप मैम, आप लोग तीनों? अरे भाई पटना में रहते हैं, घर यहीं है। ठीक है, औरंगाबाद से आप हैं? कहाँ औरंगाबाद में रहते हैं आप? देव में। तो हम भी, मेरा भी घर है देव में। देव में कहाँ? हाँ उसके पीछे जो सब जो है। ठीक है, चलिए अच्छा है, कम से कम एक औरंगाबाद से है। ठीक है, अपने पार्टी में रहिएगा, उससे क्या होगा कि पटना वालों को हम देख लेंगे फिर। ठीक है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों ओर क्या हो जाता है? तो एक चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न हो जाता है। देखेंगे कि when electric current through any conductor, then around it magnetic field generate। समझ में आया? जैसे क्या है ना कि इसको ध्यान सुनते रहना है, एक एक चीज। एक मान के चलें कि ये एक रॉड है। क्या है? ये एक रॉड है। रॉड किस चीज़ का बना हुआ है? एल्युमिनियम का बना हुआ है। इसमें हम लोग क्या भेज दिए? इलेक्ट्रिक करंट भेज देंगे ना, तो इसके आसपास क्या जनरेट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो जनरेट हो जाएगा। ऐसा सुने हैं हम, इसलिए पूछ रहे थे, क्योंकि हम लोग की तरफ से ऐसे बोलता है कि वो ना वो तार के पास बाबू मत जाइए, वो खींच लेता हूँ और खींच लेगा वो, ऐसा बोलता है लोग कि 11,000 जो का जो तार रहता है उसके पास जाइएगा, वो क्या कर लेगा? वो अपनी तरफ खींच लेगा दूर रहने के लिए। तो उसका हम लोग सच्चाई बताएंगे कि भाई क्या उस बात सही वो बोला जाता है या फिर हम लोगों को डराया जाता है। क्या लगता है आपको, खींचता होगा क्या तार? हम लोग तो मैग्नेटिक मटेरियल तो नहीं है, हम लोग में तो चुंबकीय गुण नहीं है। हम तो ना मतलब स्टील लोहा का बने हुए हैं, निकल का बने हुए हैं कि हमको खींच लेगा, बट ऐसा बोला जाता है। तो लोग प्रूफ भी करेंगे कि ये बात सही है या गलत है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो कोई भी चीज़ में जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी बह रहा है तो उसके अराउंड में एक फील्ड जनरेट होगा। वो कौन सा फील्ड होगा? तो
चुंबकीय फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा ही, पहला पॉइंट। तो लिखेंगे अगला, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण चालक में प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण चालक में प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर करता है। चालक में प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, लिखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक। बहुत नींद आ रहा है क्या? इसको नींद आना ही कहते हैं। नहाया कीजिए, कुछ बुराई नहीं है इसमें। थोड़ा सा ठंडा लगेगा बट मौसम ऐसा है तो फ्रेश फील होगा। स्ट्रगल है पढ़ाई में, नहाना भी पड़ता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। मान के चले कि यही बात हम कर रहे हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना कमजोर होगा, ध्यान देना है। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना कमजोर होगा, कितना मजबूत होगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा कि इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कितना ज़्यादा बह रहा है। अगर बहुत ज़्यादा बहेगा, माने कि 2 एम्पियर बहेगा, 4 एम्पियर बहेगा और 8 एम्पियर बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस में होगा? फिर सबसे कम। आराम समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला जो है इसमें बात आपको लिखने के लिए है कि किसी चालक में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण, किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण, किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। चालक से दूर जाने पर घटता है। किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। यानी कि लिखेंगे इसमें कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम ए कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड produced from electric current, the magnetic field produced from the electric current in any conductor reduces when we go far from the conductor, reduces when we go far from the conductor, reduces when we go far from the conductor। यानी कि बात ये है कि फिर से ध्यान से देखने के लिए है कि अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, आप अगर अपना मुंह लेकर के यहाँ खड़े हैं तो आपको ज़्यादा महसूस होगा क्या? उठा के पटक देंगे फिर से। मैग्नेटिक फील्ड न ज़्यादा महसूस होगा जी, छू रहे हैं कि करंट महसूस होगा। यहाँ सब जगह करंट बह रहा है, आपको पता चल रहा है। यहाँ पे खड़ा रहिएगा, एक मतलब कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे तो ज़्यादा होगा, अगर यहाँ पे खड़ा रहिएगा तो क्या होगा? तो कम होगा। ये 3 बात बोला गया है कि कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर बह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके राउंड में क्या जनरेट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट बहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। जितना पास रहिएगा उतना ज़्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगा, जितना दूर रहिएगा उतना ज़्यादा क्या होगा? तो कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे कि सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार में होती है। कैसा होती है? तो वृत्ताकार में होती है, वृत्ताकार, जिसका केंद्र तार पर होता है, जिसका केंद्र तार पर होता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मान के चल, ध्यान दीजिए, ये क्या है? क्या है ये? कंडक्टर है। अब ये क्या है? अभी से कंडक्टर बन गया। इसके अंदर क्या बह रहा है? यहाँ से करंट आ रहा है, जैसे बह रहा है, हम जनरेटर हैं, क्या इसमें बह रहा है? तो करंट बह रहा है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड प्रोड्यूस होगा वो ऐसा प्रोड्यूस होगा। कैसा होगा? ऐसा। तो भैया इधर देखिए, ये कैसा होगा? तो ऐसा प्रोड्यूस होगा। यानी कि कैसा है? तो वृत्ताकार है, या ये कैसा है? तो सर्कुलर है। तो सर्कल कुछ अगर है तो उसका ये क्या होता है? तो सेंटर भी होता है। उसका सेंटर कहाँ दिखेगा? इसी ताड़ पे दिखेगा। तो ऐसे 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 बहुत सारा क्या बनेगा इसमें? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारा बनेगा। एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। और हर एक वृत्त का सेंटर किसके ऊपर रहेगा? तो इस ताड़ के ऊपर रहेगा। ठीक है, लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड लीनियर या स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर is in circular shape whose center lies on the conductor itself। ठीक है। अब हम एक चीज बोलने जा रहे हैं, तो ध्यान समझना है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किसे दर्शाते हैं? बी से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसका चर्चा हम लोग 2-4-5 मिनट से कर रहे हैं। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट का। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? तो रेडियस का। ये सही लिखा हुआ है, समझ में आया? क्यों? अभी तक डिस्कशन में समझ में आना चाहिए कि एक स्ट्रेट क्या है? वायर है। एक सीधे क्या है? तो वायर है। इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो किस बात पर डिपेंड करता है? कि उसके अंदर से करंट कितना बह रहा है। ज़्यादा करंट बहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा? तो ज़्यादा होगा। तो वही तो लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट के। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड जो है, हम बोले थे कि ये क्या है? तो कंडक्टर है। कंडक्टर से जितना पास रहिएगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा। यानी कि अगर बात करें कि अगर रेडियस जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। तो वही लिखा हुआ है ना कि मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना कम होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। यानी कि एक वायर है और एक ऐसा बना, और एक दूसरा वायर है इसका ऐसा बना। यानी कि रेडियस इसका बड़ा है, इसी का बड़ा है, इसका रेडियस क्या है? तो कम है। तो जिसका कम है यानी कि उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, इसका क्या है? तो कम है। तो वही ये समझ में आ गया। तो इस पे दोनों बातों को लिख लीजिएगा कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। समझ में आया? बात हो गया। जहाँ भी मैग्नेटिक, ये लिख लिए ना, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगला बात ये है कि हम लोग पढ़े थे शुरुआत में, जो रोज आते होंगे, कि सेम जो चार्ज है एक दूसरे को क्या करता है? तो रिपेल करता है। अपोजिट चार्जेस क्या होता है? तो हाँ, इस पे क्वेश्चन पूछता है ये कि मान के चलें कि
दो जो है कंडक्टर है, दो क्या है तो आपका कंडक्टर है, ये वायर है, इसके अंदर भी क्या जा रहा है तो करंट आई जा रहा है I1, इसके अंदर करंट कितना जा रहा है तो I2। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ही, क्योंकि क्या है ये तो करंट है। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जहाँ पे चुंबक है तो वहाँ पे दो ही चीज़ होता है, या तो वह एक दूसरे को आपस में खींचेगा या क्या करेगा तो दूर भगाएगा। मैग्नेटिक मतलब यही होता है और कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे को या तो खींचेगा यानी कि अट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा तो रिपेल करेगा। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है एग्जामिनेशन में कि अगर दो कंडक्टर है, दोनों में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन सेम है, यानी कि ऊपर की तरफ दोनों में जा रहा है, ठीक है। तो यह जो मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, इसके द्वारा क्या हो रहा है ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, क्वेश्चन बना हुआ है एग्जामिनेशन में। हाँ, ऑप्शन में ही नहीं है, या अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ये है क्वेश्चन। हाँ, क्यों? तो हम भी पढ़े हैं, लेकिन उसका यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से। तो क्या होगा? ये थोड़ा देर बाद अभी जस्ट डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी हम लोग करेंगे। एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है उसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं तो राइट हैंड थंब रूल से दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को कि ये है, ठीक है, ये क्या है आपका एक कंडक्टर है। तो हम बोले ही थे कि करंट कैसे जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे करेंगे, क्या करेंगे इसको तो ऐसे दर्शाएंगे और ऐसे घुमा देंगे हाथ, यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसे है तो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो एक क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉक कैसे चलता है कि क्लॉक कैसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज, क्या है तो एंटी, यानी कि इसमें ऐसे किए और ऐसे हम करेंगे तो दिखला नहीं पा रहे हैं ना यहाँ पे तो, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इधर की तरफ करंट जा रहा है ऐसे, यानी कि करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा तो ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे गया, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम इस पे बोर्ड चूंकि 2D है तो ऐसे समझ लीजिए, यानी कि ये ऐसे आ रहा है। फिर जो है अगर मान के चलें कि ये जो है दूसरा कनेक्टर है, इसमें भी क्या होगा आपका डायरेक्शन तो ऐसे होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों क्या हो रहा है तो यानी कि एक दूसरे को यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे बात, फिर से हम बता देंगे, रिपेयर वाला समझ में आ जाएगा। लिखेंगे एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, एक विद्युत धारा दूसरे विद्युत धारा पर बल लगाती है, एक विद्युत धारा दूसरे विद्युत धारा पर क्या लगाती है बल लगाती है। यह बात मतलब ये जो बात है यह किसने कहा, सबसे पहले किसने कहा एक विद्युत धारा दूसरे विद्युत धारा पर बल लगाती है, यह बात सबसे पहले आंद्रे मैरी एम्पियर ने किया था। आंद्रे मैरी एम्पियर फर्स्ट टाइम टेल्स दैट, आंद्रे मैरी एम्पियर फर्स्ट टाइम टेल्स दैट, हाँ, आंद्रे मैरी एम्पियर फर्स्ट टाइम टेल्स दैट one electric current produce force on other, ठीक है, ठीक है। एक किसने बोला था तो हाँ, इसके बाद एक हम लोग डायग्राम बनाएंगे ऐसा वाला, करंट बह रहा है, फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर वो ऐसे लगेगा इधर की तरफ और इधर की तरफ, यानी कि इसको क्या कर रहा है तो
अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो पहला लिख लेंगे ऐसे, अट्रैक्ट, यानी कि अगर एक डायरेक्शन में ही करंट बह रहा है तो आपस में जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो क्या करेगा? तो अट्रैक्ट करेगा। दूसरा फिगर ये बनाने के लिए है, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा और ये वाला का जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो किधर रहेगा? तो इधर रहेगा। पहले ये बनाइए, अट्रैक्ट करेगा, और दूसरा जो है अगर अलग अलग डायरेक्शन में रहेगा तो क्या करेगा? तो रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा, लिख लीजिएगा इस बात को। ये फिगर बनाने के बाद इस फिगर के नीचे आपको लिखना है कि समानांतर, लिखना है समानांतर चालकों में एक दिशा में विद्युत धारा, अगर समानांतर चालकों में एक दिशा में, यानी कि पहला केस क्या हो रहा है? तो दोनों में एक ही दिशा में क्या हो रहा है? तो विद्युत धारा बह रहा है। समानांतर चालकों में एक दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण लगता है। तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। लिखेंगे when electric current flow in the same direction in parallelly placed conductor then attractive force applied among them। सेकेंड में लिखेंगे हिंदी में कि समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। लिखेंगे कि when current flow between two parallel placed conductor when current flow in two parallel placed conductor in opposite direction then repulsion force act। ठीक है। अब जो बोला जाता है जो कि भाई वायर के पास नहीं जाने के लिए है, वो क्या कर लेगा? खींच लेगा। वो सही बोलता है। लोग क्या करता है? तो सही बोलता है, क्योंकि हम लोग भी क्या है? तो एक मैग्नेट हैं। हम लोग भी क्या है? तो एक मैग्नेट हैं। जैसे कि आप किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। बहुत गंदे हैं आप। आपसे उम्मीद नहीं था। नाम ही आसादी है। क्या नाम है आपका? क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा आगे। दुखी हैं। अब बाल कटवाइए पहले, ठीक है। गर्मी भी अब आ रहा है। थोड़ा थोड़ा बाल रखिए, पीछे देखिए अपने, जस्ट लाइक दैट। फिर से शायद अट्रैक्शन कुछ कम है। देखिए
अगर हम लोग मैग्नेट ना होते, ध्यान से सुनने वाला बात है, अगर हम लोग मैग्नेट ना होते तो हम लोगों का एमआरआई जांच नहीं होता। एमआरआई सुना है कि किसका एमआरआई हो रहा है? एमआरआई, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? एमआरआई का फुल फॉर्म नहीं आता है। M4 नहीं, R4 आता, I4 है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, लिखेंगे। हमारा शरीर भी एक मैग्नेट, हमारा शरीर भी एक मैग्नेट की तरह कार्य करता है। मानव शरीर के दो प्रमुख भाग, मानव शरीर के गेस कर सकते हैं कि हमारा मानव शरीर में दो जगह मैग्नेटिक फील्ड जो वो बनता है, कहाँ कहाँ? गेस करने के लिए बोल रहे हैं। दोनों आप जीत लिए मेरा ये बात बोल के, हार्ट भी और माइंड भी। आप ही बोले ना, बहुत अच्छा अनुभूति हो रहा है, ठीक है। लिखेंगे कि मानव शरीर के दो मुख्य भाग, मानव शरीर के दो मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र होना महत्वपूर्ण है, जिनमें चुंबकीय क्षेत्र होना महत्वपूर्ण है, वे हृदय एवं मस्तिष्क हैं। वे क्या हैं? तो हृदय एवं मस्तिष्क हैं। मानव शरीर के दो प्रमुख भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र होना महत्वपूर्ण है, वे हृदय एवं मस्तिष्क हैं। देखेंगे कि शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने में मदद प्रदान करता है, जो हम एमआरआई के माध्यम से कर लेते हैं। लिखेंगे कि our body also act as a magnet, especially our heart and mind, due to which when we want inner imaging, then we use MRI, that is magnetic resonance imaging, that is magnetic resonance imaging। देखिए, जब हम लोग बायो पढ़ेंगे तो हार्ट में एक वाल्व होता है, सुने ही होंगे, जो कि क्या हमेशा क्या जनरेट करता है? तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो जनरेट करता है। हम लोग कुछ चीज़ को टच करते हैं और मैम यहीं पे है ना, माइंड से भी, तो अगर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे बॉडी में कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं ट्रेवल कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से ही क्या कर रहा है? तो ट्रेवल कर रहा है।
और ये दो जगह होता है, एक कहाँ पे, एक हार्ट जो है वो करता है, और एक मस्तिष्क जो है वो मेरा भी क्या जनरेट करता है, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करता है। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगा वहाँ पे क्या होगा, तो मैग्नेटिक चीज़ होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात ये है। तो जो चीज़ प्रोड्यूस ही क्या कर रहा है, एक दिमाग और एक हार्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो ऑब्वियस सी बात है कि यही क्या प्रोड्यूस करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है प्रोड्यूस करेगा। अब हम लोग एमआरआई के बारे में बात किए हैं, तो थोड़ा सा आपको ये बतला दें कि अगर आपको बॉडी के अंदर की चीज़ों को देखना है तो सबसे गंदा चीज़ है जिसके माध्यम से आप देख पाते हैं वो क्या है, तो एक्सरे। एक्सरे बहुत धुंधला इमेज जो है वो प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद आप सुने होंगे कि अल्ट्रासाउंड हुआ किसी का, इससे भी उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो एमआरआई होता है वो सबसे बेस्ट वे है जिससे कि हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स के संरचना के बारे में क्या कर सकते हैं, तो जान सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ फ्री वाला कोचिंग में एक ही बार बोलने के लिए बोला गया है, ठीक है। लिखेंगे मानव शरीर के दो मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र होना महत्वपूर्ण है, वे हृदय एवं मस्तिष्क हैं। वे हृदय एवं मस्तिष्क हैं, ठीक है। लिखेंगे कि शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का माध्यम बनता है। प्रतिबिंब प्राप्त करने का माध्यम बनता है। ऐसा ही एक विशेष तकनीक है एमआरआई। ऐसा ही एक विशेष तकनीक है एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ध्यान देना है कि मान के चलें कि मैग्नेट दो तरह का होता है ना। मैग्नेट क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है नेचुरल, जो काला काला जो होता है वो क्या होता है, तो नेचुरल होता है। और एक क्या होता है, तो आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कैसे बनाएंगे, जब हम लोग को पता चल गया कि कहीं भी हम लोग क्या भेजेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, तो अपने आप उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक हम लोग ना एक कॉपर बार लेते हैं। कॉपर बार मतलब क्या, कॉपर का रॉड, इसमें हम लोग क्या लपेट देते हैं, इलेक्ट्रिक तार नहीं, इलेक्ट्रिक करंट को लपेट देते हैं, और इसमें हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है अप्लाई करते हैं, यानी कि इसमें करंट भेजते हैं। ये है आपका बैटरी। ऑब्वियस सी बात है कि इस वायर में क्या जाएगा, करंट जाएगा। तो ये वायर क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अंदर में क्या रखा हुआ है, एक आयरन का मान लीजिए, आयरन का क्या रखा हुआ है, तो रॉड रखा हुआ है। तो इससे हो करके बहुत ज़्यादा क्या गुजरेगा, इससे हो करके बहुत ज़्यादा क्या गुजरेगा, मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगा। मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट की तरह काम करेगा। ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो है वो बन जाएगा। कोई अपना मोबाइल को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ करके तोड़िए, और उसके जहाँ पे स्पीकर होता है ना, देखें कभी स्पीकर, वहाँ पे क्या होता है कि स्टील का छोटा सा होता है बस, वो ब्लैक कलर का नहीं होता है। हम लोग को मोबाइल में कन्फ्यूजन, हम तोड़ देंगे मोबाइल आप लोगों का लेकर के, बोले कि होता है एक छोटा सा क्या होता है, तो स्टील होता है। स्टील का ऐसे एकदम छोटा सा एक ऊपर में होता है जहाँ से बात करते हैं, और जहाँ से बोलते हैं वहाँ भी क्या होता है, तो एक स्टील का गोल सा होता है छोटा छोटा। इसमें करंट को भेजा जाता है, क्या भेजा जाता है, तो करंट को। तो ये क्या बन जाता है, मैग्नेट। ये जो स्टील क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। ये स्टील क्या बन जाता है, मैग्नेट। और स्पीकर में तो मैग्नेट होता ही होता है ना। कोई भी जो इलेक्ट्रिक स्पीकर रहता है उसमें क्या होता है, मैग्नेट होता ही है। मैग्नेट हम लोग कहाँ से निकालते हैं, स्पीकर से ही जनरली तोड़ करके निकालते हैं। तो मोबाइल में क्या दिखता है हम लोगों को, स्टील का छोटा सा बटन जैसा रहता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जाता है, तो क्या बन जाता है, आपका मैग्नेट बन जाता है। तो ये है, इसको बना लीजिएगा, ऐसे हमारा जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो है वो बन रहा है।
गर्मी लग रहा है ना थोड़ा सा। हो गया। आगे बढ़ें। अब ध्यान देखना, ये तो बन गया मेरा जो मैग्नेट है वो बन गया, लेकिन उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसा होगा इसको हम लोग देखते हैं। इसके अंदर में क्या डाला हुआ है? आयरन रॉड, ठीक है ना। तो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक क्या हम लोग क्या भेज रहे हैं इसके अंदर में? इलेक्ट्रिक करंट भेज रहे हैं। तो इसके अंदर में क्या जनरेट हो जाएगा अपने आप? मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना वो ऐसे जनरेट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हम बना रहे हैं। क्या हो रहा है? हाँ ठीक है। तो इसके अंदर में, लेकिन जो हमारा रॉड है इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक दूसरे से हमेशा क्या रहेगा? तो समानांतर रहेगा। क्या रहेगा? समानांतर, यानी कि पैरेलल रहेगा। यही वाला रॉड है इसको यहाँ पे लेकर के आए हैं, तो क्या रहेगा उसके अंदर में? पैरेलल रहेगा। और फिर ऐसे घूम घूम करके ऐसा बनेगा, यानी कि ये जो अंदर में हम लोग क्या डाले हैं? एक आयरन का रॉड डाले हैं, उसके अंदर में बहुत सारा क्या पार करेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार करेगा जो एक दूसरे से समानांतर रहेगा और सबका डायरेक्शन क्या रहेगा? तो सेम रहेगा। तो इसलिए ये क्या बन जाता है? तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाता है। तो लिखेंगे कि लिखेंगे हिंदी में पहले कि नर्म लोहे को विद्युत कुंडली में रखने के बाद नर्म लोहे को विद्युत कुंडली में रखने के बाद अगर इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अगर इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अगर इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो भीतर भीतर के सभी बिंदुओं पर, किसके भीतर के? वो जो कनेक्टर है, रॉड है, उसके भीतर लिखना है। तो लिखिए तो आयरन रॉड के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। समान होता है। और यह विद्युत चुंबक बन जाता है। लेकिन when we put soft iron rod within electric coil, when we put soft iron rod within electric coil and supply electric current, then the magnetic कहाँ से? when we supply electric current, then the magnetic field intensity at every point on the rod become equal and in equal direction, and it become electric magnet, and it becomes electric magnet। ठीक है, हो गया? क्लियर है? हिंदी वाला लिख लिए सब? क्या, कहाँ से लास्ट लाइन? आयरन रॉड के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान
चुंबकीय क्षेत्र समान होता है और यह विद्युत चुंबकीय और यह विद्युत चुंबक बन जाता है और यह विद्युत चुंबक बन जाता है और यह क्या बन जाता है तो विद्युत चुंबक जो है बन जाता है। ठीक है, अभी जो विद्युत चुंबक है इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे है लिखेंगे। विद्युत चुंबक का उपयोग, विद्युत चुंबक का उपयोग, विद्युत चुंबक का उपयोग लिखेंगे कि विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र में होता है, तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र में होता है। यूजेज इन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड एम्पलीफायर एम्पलीफायर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड एम्पलीफायर। क्या होता है एम्पलीफायर? एम्पलीफायर नहीं जानते हैं आप लोग? यहाँ एम्पलीफायर कोई नहीं जानता है। आप लोग भी एम्पलीफायर बोलते हैं। अब लास्ट टाइम शादी वादी कौन कौन अटेंड किया है? आज ही किए हैं? जो डीजे पे जो आप सांप की तरह जो नाच रहे थे ना, क्या वो मिक्सिंग? नहीं 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 नहीं, क्या पे रहता है? वॉइस मिक्स नहीं करता है। जैसे कि आपको आपका फेवरेट वाला गाना बज गया तो आप जाकर क्या बोलते हैं? थोड़ा सा साउंड बढ़ा देने की, इसमें मज़ा आ रहा है, अब हम सांप बनने जा रहे हैं इसके ऊपर। नहीं, तो वो जो वॉल्यूम बढ़ाता है, तो एक मशीन होता है उसमें क्या करता है, लोग ऐसे बढ़ा देता है वॉल्यूम को। ठीक है, या फिर जो जो बेस होता है बेस को बढ़ा देता है। नहीं कि पूरा घर भर वाइब्रेट करना शुरू कर देता है डीजे जब बजता है तो। नहीं, तो फिर जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए रहते हैं बोलते हैं कि अब लग रहा है कि प्राण नहीं बचेगा, चदरा आज फट ही जाएगा मेरा। तो वो सब काम जो गंदा गंदा काम करता है उस मशीन को क्या बोलते हैं? एम्पलीफायर, जो कि जान लेने के लिए काफ़ी होता है बुजुर्गों का। अभी तो होली भी था, तो होली में नहीं जो लोग फोड़ता है वो मटका वटका, ऐसा आप लोग तरफ होता है? तो आप लोग कैसे, कुछ तो बजा करके फोड़ते होंगे ना? वो कुछ नहीं, ढोल पे कुछ बजता होगा, तो जो बजता है जिस जो कि फिर बहुत इरिटेटिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, रहता है कि हाथ वाथ हिल रहा है। कहीं मान के कोई डांस वांस करने वाला लड़का नहीं भी, वो खड़ा है जा करके वहाँ पे, तो इतना बॉडी को हिलाता है कि वो नाचना शुरू कर देता है, तो बेस इतना बढ़ जाता है। वो मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एम्पलीफायर बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, सबके अंदर में क्या रहता है? तो इलेक्ट्रो मैग्नेट जो है वह यूज होता है। ठीक है, हाँ, पूरी मशीन को पहले वो मशीन नहीं हुआ करता था। कैसे आप लोगों को बताएं, तो आप लोग तो बहुत नए ज़माने के। बैंजू जानते हैं? बैंजू, जिस पे कुछ बजता नहीं है, वो सिर्फ ऐसे हाथ से बजाते हुए रहता है, धुन बजाता है गाना का, और लोग उस पर डांस करता था पहले। आप लोग डीजे वाला जनरेशन के हैं तो आप लोग नहीं समझिएगा। हम लोग बैंजू पे भी सांप बन के नाचे हैं, तो हम लोग को तो पता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे लिखेंगे विद्युत, लिखेंगे कि विद्युत अपघटन के नियम की खोज, विद्युत अपघटन की नियम की खोज माइकल फैराडे ने ही की थी। फैराडे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स was discovered by माइकल फैराडे। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये क्या है?
अब हम लोग थोड़ा सा ना 11th में जाना शुरू कर दिया, क्लास 11th में। अब मान के चलें एक कंडक्टर है, छपाई टीम अब यहाँ देखिए छपते रहेगा। ये क्या है तो आपका कंडक्टर है, इसमें हम लोग क्या दिए, करंट दिए। करंट देंगे तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक बेचारा चुपचाप एक कंडक्टर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक कंडक्टर जो है वो रखा हुआ है। ऐसे ही इसके अंदर में कुछ नहीं दिए हुए हैं, बट एक किसके गिरफ्त में आ गया, इसके मैग्नेटिक फील्ड की गिरफ्त में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें करंट होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है ना, उसके अंदर अपने आप क्या हो जाता है, तो करंट हो जाता है। बहुत आसान, करंट हो जाता है। इसलिए हम अट्रैक्शन वाला एग्जाम्पल आप पे ही लिए थे। थोड़ा ज़्यादा तो है, इस फील्ड में रहना ही नहीं है भैया, ये बहुत गंदा फील्ड है। देख रहे हैं क्या है, फिजिक्स सिखला रहा है कहाँ पे आपको रहना है। एक ऐसा जिसके अंदर से क्या बह रहा है, नहीं एक कहावत भी है, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात है। तब किस संगत में है, इसके अंदर में क्या बह रहा था, शुरू में इलेक्ट्रिक करंट बह रहा था। यानी कि एक वैसा बंदा है जो कि दिन भर रील देख रहा था, आप उसके बगल में रहिएगा, ट्रेन में आप उसके बगल में बैठे हुए हैं, अब देखे जा रहा है, तो आप कितना भी कंट्रोल कीजिएगा कि भाई नहीं देखें, पहले आप उसके मोबाइल में झांकिएगा, फिर अपना निकालिएगा। आजकल ये जो उंगली जो घिसाने का जो नहीं, आप लोग का उंगली पतला हो गया है, जीभ से बढ़ाते हैं, किससे क्या करते हैं? कुछ तो, अरे बाप, तो इतना पटकना नहीं है, इतना क्यों गुस्सा है आपको? पैर बचा कि गया? नहीं तो इसमें डिजेबल वाले में फॉर्म भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छा ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक बना, और ये बेचारा जो है वो कहाँ आ गया, इसके फील्ड में आ गया, इसके प्रभाव में आ गया। तो प्रभाव में आने से अब इसके अंदर भी क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ये बात कौन बताए थे, माइकेलाल राइडे। पागल है क्या, माइकल। ठीक है, दियरा क्षेत्र, दियरा नहीं है इधर, बस उनका गोतिया हूँ मैं। जमीन विवाद चल रहा है उनका, उनके साथ में ईटा पत्थर सब हो चुका। वही के थे, वही बतलाए थे नियम। ठीक है, ये बहुत आसान से समझ में आ गया होगा कि भैया किसी के अंदर से क्या बह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, उस फील्ड में कोई कंडक्टर आ जाएगा तो उसके अंदर से भी क्या बहना शुरू हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट बहना शुरू हो जाएगा। इसी से क्या बन जाता है, जनरेटर। समझ में आ रहा बात, जनरेटर इसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे हम लोग इस बात को बताएंगे, लिखेंगे। कि किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण, देखिए हिंदी बड़ा इसका कठिन है, समझना कितना आसान था, बस बात खत्म हो गया, बट लिखना पड़ेगा। किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण, किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, उसे विद्युत चुंबकीय अपघटन कहते हैं। उसे विद्युत चुंबकीय अपघटन कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे कि इफ इन एनी कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट वेरिंग, so in any conductor
electric current start varying, then its magnetic field also start vary, then its magnetic field also start vary, and if we put क्या फिर से बोलिए, कहाँ से? नहीं उससे पहले बोलिए ना पूरा सेंटेंस। हम क्या स्टार्ट वेरिंग? करंट हाँ, देन इट्स मैग्नेटिक फील्ड आल्सो स्टार्ट वेरिंग, and if we put any conductor in varying magnetic field, then if you put any conductor in it, then electric current start flowing through it, ठीक है। अब जनरेटर कैसे काम करता है हम धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं, बहुत आराम से हम लोग उसकी तरफ जो है जा रहे हैं। बोला ये गया है कि कोई चीज़ है जिसके अंदर में क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या कर रहा है, तो फ्लो कर रहा है। और ये इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है, या तो हम इसको चेंज कर दें, इसको क्या कर दें, परिवर्तित कर दें, या हम इसको क्या कर दें, तो परिवर्तित कर दें, या जिस चीज़ में फ्लो कर रहा है उसको हम लोग घुमाना शुरू करें। क्या करना शुरू करें? जनरेटर में कुछ ना कुछ देखते हैं घूमते रहता है, गोल 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 घूमते रहता है ना। तो या तो इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करें, या जिस चीज़ से इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है उसको हम लोग क्या कर दे, तो थोड़ा सा बोलिए ना, एसी ऑन करेंगे जाकर, बड़ी गर्मी लग रहा है। 6-7 दिन हो गए नहाए हुए, प्लीज़, आज 7वां है, बोलिए, ठीक है। या तो इलेक्ट्रिक करंट बदल जाए, या जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को भेज रहे हैं वो क्या कर दे, तो घूमना शुरू कर दे। तो हम लोगों को जो बगल में एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर रखा हुआ है उसके अंदर भी क्या शुरू हो जाएगा, तो करंट बहना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, करंट बहना, तो करंट बहने के लिए दो चीज़ जरूरी है, एक मूविंग इलेक्ट्रिक कंडक्टर या चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इस ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो क्या होता रहेगा, वैरी करते रहेगा। क्यों? क्योंकि करंट भी वैरी कर रहा है, या ये जो घूम रहा है वो क्या कर रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहेगा। और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग किसी कंडक्टर को अगर रखेंगे तो उसके अंदर से क्या बहना शुरू हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहना शुरू हो जाएगा। समझ में आया बात? समझ में आया? नहीं आया? अब ध्यान देना फिर से एक बार कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको बदलना जरूरी है, यानी कि समय के साथ वो क्या करे, तो बदले। तो बदलने का दो तरीका है, या एक इलेक्ट्रिक करंट को ही बदलते रहें टाइम टू टाइम, क्या करते रहें, तो बदलते रहें, या जिससे इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है उसी को घुमाते रहें। जनरेटर में क्या होता है, घुमाता है, लोग नहीं घुमाता है, इसलिए जो तभी जा करके बगल में कोई भी अगर कनेक्टर रहेगा उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या हो जाएगा, तो प्रोड्यूस हो जाएगा। लिखेंगे, इसके बाद फिर से हम समझाएंगे जनरेटर कैसे वर्क करता है, लिखेंगे कि कुंडली की गति की दिशा, कुंडली की गति की दिशा कुंडली की गति की दिशा के लंबवत, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा
प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। सब बताएंगे कैसे होता है ये। तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। इस स्थिति में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करते हैं। इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ का तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो जाएं, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती हो, अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। हो गया? ठीक है, लिखेंगे फिर से। कहाँ से बोलना है? शुरू से। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। इस स्थिति में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए लिखिए। मन में बोल रहे हैं, इससे धीरे नहीं हो सकता। लिखेंगे इस स्थिति में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करते हैं। इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो जाएं, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अंगूठा चालक की गति को संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाएगा। देखिए, ये राइट हैंड है, ऐसे करते हैं,
ठीक है। अगर ऐसे करते हैं हम लोग, मान के चलते हैं कि सब एक दूसरे से कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। सबका डायरेक्शन अलग अलग है, ये ऊपर की तरफ है, सामने की तरफ इस साइड है। तो अगर हम लोग बात करें इसमें तर्जनी अंगुली कौन सा है, मध्यमिका तो ये है बीच वाला, तर्जनी कौन है, ये वाला, और अंगूठा क्या है आपका, ये वाला। ठीक है, तो क्या लिखवाए हैं, तर्जनी क्या शो करे, चुंबकीय क्षेत्र को शो करे, मध्यमिका क्या शो करता है, मोशन का डायरेक्शन जो है उसको शो करता है, तो अंगूठा क्या शो करेगा, करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो शो करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि अभी हम जो बतला रहे हैं ना कि करंट बनाने के लिए 3 चीज़ चाहिए। पहला चीज़ क्या चाहिए आपका, मोशन चाहिए। तो किधर के तरफ मोशन है, तो मोशन को कौन दर्शा रहा है, कौन सा अंगुली, कौन सा, जो मिडिल फिंगर है, ये क्या दर्शा रहा है, माने कि मोशन इधर की तरफ है, इसको क्या कर दिया, दर्शा दिया, इधर की तरफ दर्शा दिया। ये जो है तर्जनी, ये किसको शो कर रहा है, तो आपका इसको किसको शो कर रहा है, अरे बोलना है भाई, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड को ये शो कर रहा है। तो जो करंट जो प्रोड्यूस होगा ना वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि बोर्ड से क्या होगा, तो अंदर की दिशा में होगा। यही क्या है आपका। तो अभी हम बतला रहे थे कि जनरेटर कैसे काम करता है। जनरेटर ऐसे काम करता है कि अगर आप किसी कनेक्टर में क्या दिए, इलेक्ट्रिक करंट दिए, तो ऑब्वियस ये बात है कि उसमें क्या आ जाएगा, बोलना है, वैसे नहीं काम चलेगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड, उसकी एक दिशा होगा ना, दिशा होगा। तो दिशा को कौन दर्शा रहा है, कौन सा है, मध्यमिका। ठीक है ना, मध्यमिका। हम बोले कि वो घूमेगा भी, यानी कि जनरेटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, घुमा भी रहे हैं, तो उसका भी ये क्या होगा, तो दिशा होगा। दिशा को कौन दर्शाएगा, अरे बोलना है, कॉपी में तो लिखा हुआ था, मुंह क्या ताक रहे हैं, बोलिए, बोलने से याद होगा। इसी पे क्वेश्चन पूछता है बार बार, व्हाट इज राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। उसमें लेफ्ट, इसमें अंगूठा क्या दर्शाता है, मिडिल फिंगर क्या दर्शाता है, रिंग फिंगर क्या दर्शाता है, यही तो है पूरा का पूरा क्वेश्चन। बताइए फिर से, जो मिडिल फिंगर वो क्या दर्शा रहा है, मोशन। ये क्या दर्शा रहा है, अरे एम फॉर मिडिल फिंगर, एम फॉर मोशन, बात खत्म हो गया। ठीक है ना। ये जो है तर्जनी, वो क्या दर्शा रहा है आपका, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना। और ये जो है क्या फिर दर्शा देगा, तो किधर आपका करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा, दर्शा देगा। तो लिखिएगा कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सेड दैट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सेड दैट if in right hand, if in right hand, if the middle finger, if the middle finger shows, if the middle finger shows, मिडिल फिंगर सोज, फिर लिखेंगे रिंग फिंगर सोज, रिंग फिंगर सोज लिखेंगे, एंड थंब, एंड थंब सोज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे लिखिए, याद हो जाएगा। सोज, तो रिंग फिंगर के सामने में लिखेंगे कि रिंग फिंगर सोज व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ, रिंग फिंगर सोज द डायरेक्शन ऑफ magnetic field, direction of magnetic field, direction of magnetic field, लिखेंगे thumb, thumb shows the direction of movement, then middle finger, then middle finger, then middle finger, then middle finger shows the electric current produced direction in the conductor. देखिए 3 फिंगर है, कौन कौन सा, अब एकदम ध्यान से रखना। एक है रिंग फिंगर, ये वाला, ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो थंब है वो क्या शो कर रहा है, किधर घूम रहा है, मूवमेंट जो है शो कर रहा है। तो जो मिडिल फिंगर है वो क्या शो करेगा आपका, कि धारा जो प्रोड्यूस हुआ, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ऐसे ही लिखने के लिए है कि रिंग फिंगर,
थंब और मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर क्या शो करेगा, धारा के डायरेक्शन को। थंब जो है वो क्या शो करता है, तो मोशन, कंडक्टर के मोशन को। और जो रिंग फिंगर है वो क्या शो करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। तो बस सिंपल से याद कर लेना है इसको कि राइट फिंगर क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। थंब क्या शो कर रहा है, मोशन। तो मिडिल फिंगर क्या शो करेगा आपका, तो धारा का जो डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, पढ़िए इसको और फिर बाकी देखिए, कुछ डाउट है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो शुरुआत से आज पढ़ाया जाएगा उसको फिर से देखने के लिए। हो गया। जनरेटर कैसे काम करता है, अब ध्यान से सुनना है। जनरेटर कैसे काम करता है, उसमें एक घुमाते हैं कोई चीज़ को, क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो घुमाने का दिशा को कौन शो कर रहा है, आपका थंब। थंब जिस दिशा में घूम रहा है ना, उस दिशा में क्या कीजिए, थंब को लगा दीजिए, पहला चीज़। सेकेंड चीज़ क्या है कि उसके अंदर में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो एक जो अंगुली है, कौन सा अंगुली जो है आपका, रिंग फिंगर वो क्या शो करेगा, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड जो शो करेगा। तो सामने वाला जो कनेक्टर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है किधर बहेगा, वो आपको कौन सा दिखा देगा, तो आपका मिडिल फिंगर जो है दिखा देगा। ठीक है, हेडिंग देंगे एसी एंड डीसी, अल्टरनेटिव करंट एंड एसी एंड डीसी, एसी एंड अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट एंड अल्टरनेटिव करंट एंड लिखेंगे। जो अल्टरनेटिव करंट है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी विद्युत धारा एक ऐसी विद्युत धारा एक ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। उसे प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी कहते हैं। यानी कि बोलना का मतलब ये है कि अल्टरनेटिव करंट ऐसा करंट को बोलते हैं जो हर एक फिक्स समय में अपना दिशा को क्या कर ले, बदल ले। जैसे कि इधर जा रहा है पॉजिटिव, इतने ही समय के बाद इधर कहाँ जा रहा है, तो निगेटिव, फिर कहाँ जा रहा है, तो पॉजिटिव। इस तरह का जो करंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मतलब कि मान के चलें कि ये जो है 1 मिली सेकेंड है, उसमें पॉजिटिव हुआ, अगला 1 मिली सेकेंड में निगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। इस तरह करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। जो डायरेक्ट करंट है जो कि अपना दिशा को कभी नहीं बदलता है, हर एक कालखंड में इसका जो दिशा है वो क्या रहेगा, तो सेम रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट बोलेंगे। लिखेंगे कि alternative current is such type of current, alternative current is such type of current which flow in the same which flow in different direction in different time interval, which flow in different direction in different time interval.
ठीक है, लिखेंगे कि दृष्ट धारा वैसी धारा है जो समय के अनुसार, दृष्ट धारा वैसी धारा है जो समय के अनुसार, हाँ, दृष्ट धारा एक ऐसी धारा है जो समय के अनुसार दृष्ट धारा एक ऐसी धारा है जो समय के अनुसार अपना दिशा को नहीं बदलती है, अपना दिशा को नहीं बदलती है। अपनी दिशा को नहीं बदलती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो दृष्ट धारा बोलते हैं। लिखेंगे कि डायरेक्ट करंट इज सच टाइप ऑफ करंट, डायरेक्ट करंट इज सच टाइप ऑफ करंट, डायरेक्ट करंट इज सच टाइप ऑफ करंट which do not change its direction, which do not current which do not change its direction with respect to time, with respect to time, ठीक है, हो गया। चलिए, अब यहाँ तो कोई डाउट है तो देखेंगे, बाकी फिर जो हम लोग घर के अंदर में जो कौन सा बिजली चलता है, कैसे क्या चलता है, इसको हम लोग कल देखेंगे, और कल हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वो कंप्लीट हो जाएगा। हम बोले हैं कि कुछ डाउट है तो देखने के लिए, तो फिर हम पूछने लगेंगे तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, हो गया। आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मन में ऐसा तो नहीं है कोई दिवस हो, हमको क्या है, खाना पीना खाना है, मौसम थोड़ा ठंडा है ही। कल इसको रिवाइज करना है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है दे चुके हैं और हम इस पर कल क्वेश्चन भी पूछेंगे और आगे बढ़ेंगे।